शांत कुमार जी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि मेडिकल एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही महंगी है। इसलिए जो हमारे देश का जो युवा है वो लगातार यूक्रेन जैसे देश का रुख करता है। तो उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो हमारे यहाँ के जो छात्र बाहर एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहे हैं वो यहीं पर पढ़ाई करें? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो मेडिकल एजुकेशन है वो महंगी है। मैं समझता हूँ कि भारत में ही वाजिब दामों पर बच्चे जो है वो मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पा रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से अभी पाठक जी ने कहा कि हमारे जो एम्स हैं उनके बनने का क्रम जो है पिछले यूपीए शासन में नहीं हो पाया, चल पाया। अभी आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि लगभग देश के सभी राज्यों में एम्स शुरू हो गए हैं या होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसमें बच्चे पढ़ेंगे भी। और 250 से ज्यादा अभी मेडिकल कॉलेजेस जो है भारत में इस वक्त बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बढ़ोतरी भी हो रही है। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से मेडिकल से जुड़े क्षेत्र में भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिले, इस चीज की सरकार चिंता भी कर रही है। केवल मेडिकल के क्षेत्र में नहीं, आईटी के क्षेत्र में भी हम लोग जो है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन पूरे देश के अंदर एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। और एजुकेशन के ऊपर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस पर कंसंट्रेट कर रही है ताकि केवल भारत के बच्चे ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे यहाँ आकर के बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सके। और काफी बड़ी संख्या में प्रकाश जी, एक और बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब हमारे जो है देश में कई ऐसे राज्य है जहां पर भर्तियां निकलती हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है। जो युवा हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ युवाओं की जो उम्र निकल जाती है जब अगली बार वो उस जो है कंपटीशन में नहीं बैठ पाते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरह के जब जो है पेपर लीक हो के मामले हों या फिर बेरोजगारी का मामला रहा हो जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी लामबंद होता रहा है, क्या इस वाले जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमारा जो शिक्षा बचाओ आंदोलन के काम से काफी मैं जुड़ा रहा हूँ। संघ की दृष्टि से इस काम को देखा जाता है और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे विद्या भारती के तमाम कॉलेजेस, स्कूल जो हैं देश में काम कर रहे हैं। लगभग 30,000 से ज्यादा स्कूल हैं और वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर नकल की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं रहती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो विचारधारा है वो नकल को लेकर के किसी भी सूरत में लीनियंट नहीं है। अभी दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के नकल के कुछ इश्यूज, पेपर लीक के कुछ इश्यूज आए हैं। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से बच्चों के भविष्य पर भी स्वाभाविक बात है, एक मेंटली ट्रॉमा की तरीके से ये सब चीजें काम करती हैं। हम भी बच्चे इसमें स्टूडेंट रहे हैं तो हमें भी इस चीज को हम समझ सकते हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कुछ व्यवस्था बनेगी क्योंकि जहां पर भी पेपर लीक के मामले हो रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोग शरारत कर रहे हैं और उसके पीछे शरारत के पीछे मैं समझता हूँ कि पैसा भी जुड़ा हुआ है। तो वो सब चीजों को सुधारा जा सकेगा और इसमें किसी भी सूरत में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये जो समस्या है इस पर भी निवारण होगा। और जिस तरीके से एजुकेशन के सिस्टम में मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है और बेहतर हम कर पाएंगे आने वाले समय में। सर्वे है शांत प्रकाश जी, जैसे कि अभी सर्वेश्वर जी भी कह रहे थे कि कुछ राज्यों में अलग रेट है, एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से होता है, लेकिन जैसा हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो घटा दिए जाए, बराबर कर दिए जाए और जनता को राहत मिले? देखिए, सही मायने में अगर आप देखें तो जो पेट्रोल की जो कंजप्शन पहले यूपीए शासन में थी वहां से आज के स्तर जो है इसमें पहले सॉल्वेंट कम मिलाया जाता था। अभी सॉल्वेंट हम लोग जो है भारत में ही निर्मित करके उसको हमने बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर जो विदेशी कर्जा है या विदेश पे जो पैसा जाता हमारा वो भारत में ही है। और पेट्रोल ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर तुरंत जो है
इसको मैनेज करने की जरूरत है। अभी हमने पेट्रोल के अलावा नए और विकल्प, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए और गैस से, सीएनजी से चलने वाले वाहन हो गए, हम लोग उसकी तरफ जो है आकृष्ट कर रहे हैं लोगों को। सारा अभी आप देखो कि ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं। तो आने वाले समय में हम पेट्रोल के ऊपर से हमारी निर्भरता खत्म हो, ये जो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है इस प्रकार के काम पर जो है ध्यान दे रही है। और जो पेट्रोल के जो रेट्स हैं उनको भी 2014 के लगभग रेट के समानांतर ही बनाया हुआ है, इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। तो हर एक चीज को देखने की आवश्यकता। फिर जिस तरीके से जो पेट्रोल जो के इसी पेट्रोल के उसमें जो है पुराने बॉन्ड का जो पैसा था वो चुकाने का काम, ये सब चीजें हुई है। फिर साथ ही साथ इसके ऊपर जो एक्साइज और टैक्सेस जो है वो पैसा देश को चलाने के लिए भी काम आता है। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन जनता पर भी एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि राजस्व एक बड़े पैमाने पर जो केंद्र सरकार के पास आता है वो यहीं से आता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि उसका जो बर्डन है, जो बोझ है, वो जनता पर कम पड़े? नहीं, बताएं किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, पैसा किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, आप बताएं, सजेशन दें। क्योंकि सबसे ज्यादा कंजप्शन जो है पेट्रोल और शराब में होता है, और इन दोनों ही चीजों के ऊपर हम जो हमारी सरकारें हैं वो एक्साइज ले पाती हैं देश की और चीजों के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के ऊपर भी हम जो है ना, जिस तरीके से जीएसटी के माध्यम से टैक्स दे रहे हैं, पहले जो हम टैक्स दिया करते थे उससे कई गुना ज्यादा टैक्स हम कलेक्शन कर रहे हैं। तो कहना यह है कि वेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया जाएगा, जनता पर बोझ बढ़ेगा, राज्य सरकार का बढ़ेगा और उससे देश चलेगा, आप ये मानते हैं? देखिए, जो जनता को सुविधा चाहिए तो जनता के पैसे से ही वो सुविधा दी जा सकती है, कहीं और से तो पैसा आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा पैसा हमारे पास 100% हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सरकार की वो गुणवत्ता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो लोग 2014 में दिहाड़ी का काम करते थे उन्हें 200 रुपए प्रतिदिन मिला करता था, आज 600-700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो दिहाड़ी ले पा रहे हैं। तो उनकी भी पैसे की आय जो है बढ़ी है। और यहाँ पर एक सरकार ने एक बहुत बेहतरीन काम जो किया है उसको भी। अटव जी, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे जो 700 से 800 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय आप बता रहे हैं, मनरेगा में कितनी मजदूरी एक प्रति मजदूर को मिलती है? 700 से 800 रुपए क्या आप मानते हैं? नहीं, मनरेगा जो स्कीम बेसिकली जो है वो किसानों के लिए है। वो वर्ष भर खेती करते हैं और जो खेती से जो समय बचता है उस पैसे, उस समय को जो है वो मनरेगा में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज जैसी व्यवस्थाओं की भी वो सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसको मनरेगा को हम जो दैनिक जो दिहाड़ी मजदूर है उसकी दिहाड़ी से नहीं इसको कंपेयर कर सकते। ये किसानों को दिया जाने वाला जो रोजगार है, इस मनरेगा जो है बेसिकली उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। सर्वेश्वर शान प्रकाश जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, एनडी के सामने इंडी गठबंधन आप कैसे देखते हैं, कितनी मजबूती से आपके सामने खड़ा है? देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस का इस वक्त में हालात देख रहे हैं आप, सबसे महत्वपूर्ण तो इस वक्त इनके अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाले में जेल में है, तो मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर ये आए और आज वो भ्रष्टाचार में ही आकंठ लिप्त हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जिस पार्टी को मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचारी पार्टी घोषित करा, यानी कांग्रेस, और कांग्रेस का आज जो सुपड़ा साफ है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का भी है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, आती भी है कि आज वही कांग्रेस
आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो सिस्टम है वो इमेच्योर्ड है। मैं समझता हूं कि इस वक्त में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ न दे करके वो इंडिपेंडेंट भी वो रहते तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी, मगर इस वक्त में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ में वो भ्रष्टाचार के साथ में इस वक्त में शामिल हैं, तो देश की जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले जो इंडी अलायंस हैं, इनके साथ में चलने का कोई लाभ नहीं। इनकी स्थिति ये अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने और कांग्रेस का उनको समर्थन देने के बाद और ज्यादा बिगड़ी है, और उसका देखना कि कहीं जो कुछ इनके हिस्से में सीट आने की संभावनाएं थी वो भी इनकी वो खो गई।